आज हम लोग समझेंगे संविधान के भाग संख्या 3 में मूल अधिकार। क्या समझेंगे? मूल अधिकार। मूल अधिकार को संविधान की रीढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? संविधान की रीढ़। कारण है इसलिए कहते हैं क्योंकि पूरे संविधान में अगर देखा जाए तो नागरिकों यानी हमारे और आपके लिए सिर्फ ये मूल अधिकार ही है। अगर ये मूल अधिकार छीन लिया जाए तो हमारे पास कुछ संविधान हमको कुछ नहीं देता है। बाकी सारी चीज़ें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। पंचायत है। तो यहाँ हम लोग समझेंगे मूल अधिकार। मूल अधिकार का मतलब होता है कि जीवन जीने के लिए जो भी अधिकार हमको दिए जाते हैं वो मूल अधिकार है। जैसे जीवन जीने का अधिकार, सभा बनाने का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, और उसके बाद शिक्षा का अधिकार, जाति धर्म, ये सब अधिकार हमको देता है मूल अधिकार। मूल अधिकार की सबसे पहले चर्चा नेहरू रिपोर्ट में 1928 में की गई थी। कब की गई थी? 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट जो उन्होंने 1928 में सबमिट की थी, उसमें कुछ मूल अधिकारों की चर्चा की गई थी। परंतु ये मूल अधिकार की सिर्फ चर्चा होती है और कांग्रेस पहली बार 1931 के कराची अधिवेशन में मूल अधिकार की मांग करती है और उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार की चर्चा सबसे पहले कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में मांग की गई थी। मूल अधिकार ये हमारा नैसर्गिक अधिकार है। नैसर्गिक कहने का मतलब है कि हमको पैदा होते ही ये अधिकार मिल जाते हैं। पैदा होते ही क्या हो जाता है? हमको ये अधिकार, मूल अधिकार मिल जाता है। इसके लिए आपको 18 साल या 21 साल ऐसा कोई इंतजार नहीं करना है। ये आप पैदा होते ही आपको ये मूल अधिकार दे दिया जाता है। ये मैग्ना कार्टा है, इसको कोई हटा नहीं सकता। इस पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। क्या लगाया जा सकता है? प्रतिबंध राष्ट्रपति इस पर लगा सकते हैं। राष्ट्रपति इसे प्रतिबंध लगाया जा सकता है, अर्थात रोक दिया जाएगा। और रोकने का अधिकार राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति इमरजेंसी के समय पे आपके या हमारे मूल अधिकार पे प्रतिबंध लगा सकते हैं। अगर पूर्ण रूप से मूल अधिकार को समाप्त करने की बात की जाए तो इसे संसद समाप्त कर सकती है। कौन समाप्त कर सकता है? संसद। इसे संसद को अधिकार दिया गया कि मूल अधिकार में कुछ परिवर्तन कर सके या समाप्त में जो भी करना है वो संसद करेगी। परंतु राष्ट्रपति इस पे कुछ दिनों के लिए प्रतिबंध लगा सकता है। जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि लॉकडाउन के समय हुआ था। लॉकडाउन के समय में मूल अधिकार छीन लिए गए थे, यानी प्रतिबंध लगा दिया गया था। मूल अधिकार में होता है कि आप चारों तरफ घूम सकते थे। लॉकडाउन में घूम सकते थे? नहीं, चारों तरफ पुलिस थी, डंडा बाज रही थी। तो इसलिए हम मूल अधिकार को समाप्त नहीं कर सकते, इसमें प्रतिबंध लगा सकते हैं। अगर समाप्त करना है तो ये संसद का कार्य है। किसका है? संसद का। मूल अधिकार यूएसए से लिया गया है। कहां से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। और अब हम लोग आगे देखते हैं संविधान में अनुच्छेद। क्या देखते हैं? अनुच्छेद देखते हैं। मूल अधिकार चालू होता है अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक। ये मूल अधिकार के अनुच्छेद है जो संविधान में दिए गए हैं, 12 से लेकर 35 तक। अनुच्छेद 12 में कहा गया है
मूल अधिकार की परिभाषा है। क्या है? परिभाषा। और इसमें दूसरी बात कही गई है कि कोई भी स्टेट जब कोई कानून बनाएगा तो वो मूल अधिकारों के बारे में ध्यान रखेगा। स्टेट यानी राज्य कहने का मतलब ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश या सिर्फ बिहार। स्टेट हम उसे कहते हैं जो अपना नियम कानून स्वयं बना सके, उसको बनाने का अधिकार हो, वो स्टेट है। जैसे रेलवे अपने आप में एक स्टेट है, शिक्षा विभाग अपने आप में एक स्टेट है। शिक्षा विभाग जैसे वो खुद से निर्धारित कर सकता है कि वो बच्चों को कौन सा भोजन दे, खिचड़ी खिलाए या पूड़ी खिलाए या खीर खिलाए, वो उसकी इच्छा है, उस पर कोई दबाव नहीं दे सकता कि आप ये करिए वो करिए, क्योंकि वो क्या है? स्टेट है अपने आप। रेलवे एक स्टेट है, शिक्षा विभाग स्टेट है, और स्वास्थ्य विभाग भी एक स्टेट है। तो इस तरह से बहुत सारे स्टेट हैं, और स्टेट जो भी कानून बनाएगा वो मूल अधिकार को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा कि किसी के भी मूल अधिकार का हनन न हो। आई बात समझ में? अनुच्छेद 12 में अल्पीकरण की बात है। अल्पीकरण 12 में परिभाषा है, अनुच्छेद 13 में अल्पीकरण है। अल्पीकरण का कहने का मतलब है कि आपके मूल अधिकारों को रोका जा सकता है अगर किसी और के मूल अधिकार का उससे हनन हो रहा है। समझने के लिए समझिए, जैसे आपका मूल अधिकार है कि आप घूम सकते हैं। क्या कर सकते हैं? घूम सकते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी कि वो गरीब जग घुस जाए, बड़ी मार मारी, क्या करेगा वो? बहुत मार मारेगा, क्योंकि वो मूल, उसका भी तो मूल अधिकार है ना। जैसे सेना की छावनी होती है, सेना की छावनी में आप जाकर के ऐसे ही घूम सकते हैं, क्योंकि उनका वो क्या है? अपने आप एक स्टेट है कि नहीं? उसी तरह अगर आप अपने मूल अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं परंतु आपके मूल अधिकार से किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो आपके मूल अधिकार को रोका जाएगा। क्या किया जाएगा? रोका जाएगा। उसी को अल्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्पीकरण। अब अनुच्छेद 14 कहता है, अनुच्छेद 14 कहता है, इसलिए दो बार कहता है। ये कहता है विधि के समक्ष सभी को समानता। विधि के समक्ष सभी को समानता। ये यूके से लिया गया है। कहां से लिया गया है? यूके से, यानी ब्रिटेन से। विधि के समक्ष सभी को समानता कहने का मतलब है कि कानून विधि के समान जो भी व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, कोई भी हो, किसी भी जाति का किसी भी धर्म का हो, वो विधि के समक्ष क्या होगा? उसको समानता, उसको समान रूप से उसका मतलब प्रयोग, जो भी नियम कानून बनाए गए हैं उसको हर एक व्यक्ति को समान दृष्टि से विधि के समक्ष समानता दी जाएगी। हर एक व्यक्ति पे ध्यान रखा जाएगा वो किस आधार पे उसको नियम कानून का उल्लंघन हुआ है, क्या हुआ है, उससे जाति, बड़ी जाति, छोटी जाति या अमीर गरीब ऐसा कुछ नहीं देखा जाएगा। विधि के समक्ष सभी क्या है? समान। क्या है? समान। इसी तरह कानून के समक्ष क्या है? सभी समान। सभी लोग क्या हैं? समान। जैसे अगर आपके ऊपर कोई FIR हो जाता है, आप गरीब हैं, आप वकील नहीं कर सकते, तो आपको सरकार क्या देगी? वकील। क्या देगी? वकील। क्यों देगी? क्योंकि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति क्या हैं? समान हैं। विधि या कहने का मतलब चाहे कानून कहिए, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, परंतु यहाँ समझने वाली बात यह है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति क्या हैं? समान हैं। इसमें ये नहीं भेदभाव नहीं करना है कि कोई अमीर है कोई गरीब है। वो ये दोनों चीजें संविधान भले कहता है समानता है, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ ऐसा कुछ है नहीं। समानता के आधार पे गांव में आपको दिखेगा नहीं, ये कहने वाली बातें हैं। अगर आप सच्चाई से देखें तो ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ अमीर लोग रहते हैं वो जाकर के थाने या हर जगह पे अपना अपना वर्चस्व स्थापित कर लेते हैं, लेकिन ये कोर्ट में आपको दिखेगा।
कोर्ट में आपको क्या दिखेगा, ये कानून के समक्ष। अर्थात चाहे अमीर है तो इसका मतलब नहीं कोर्ट में जाएंगे तो आपको सोफा में लगा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको भी कटघरा मिलेगा, जो गरीब है चाहे छोटी है किसी भी जाति का है उसको भी वही मिलेगा। वहां ये नहीं देखा जाएगा कि कौन अमीर है कौन गरीब है। कोर्ट रूम में सभी व्यक्ति क्या है, समान है। क्यों? क्योंकि कानून के समक्ष क्या है, सभी समान है और सभी को संरक्षण देगा कौन, कानून। ये अनुच्छेद 14 कहता है कि सभी व्यक्ति क्या है, कानून के समक्ष समान है। अनुच्छेद 15 पे आते हैं हम लोग। अनुच्छेद 15 कहता है कि जाति, धर्म, लिंग, स्थान के नाम पे आपसे कोई भी व्यक्ति भेदभाव नहीं करेगा। जाति के नाम पे कोई आपसे भेदभाव नहीं करेगा। जाति की बात जब यहां आती है तो जाति के लिए आप थोड़ा सा समझिए जाति होती क्या है। जाति की समस्या हमारे भारत में बहुत बड़ी है और जाति हम डिसाइड नहीं करते हैं, क्योंकि जब हम पैदा होते हैं तो उस समय ये नहीं कि हम डिसाइड करते हैं हम इस जाति में पैदा होंगे या बड़ी जाति छोटी, ऐसा कुछ नहीं। पैदा होने के बाद हमको जाति बताई जाती है कि हम किस जाति से हैं। इसका मिसयूज बहुत ज्यादा होता है, गांव में आज भी होता है, आपको देखने को मिलेगा। छोटी जाति बड़ी जाति के नाम पे झगड़ा, राजनीति, सारी चीजें होती रहती हैं। तो जाति धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन आपको रियलिटी में अभी भी 20 से 25% आपको ये जाति के नाम पर भेदभाव किया जा रहा है। ऐसा गांव में हर जगह पे देखा जाता है। परंतु संविधान के आधार पर, जाति धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति का हो, वो किसी भी कहीं भी जा सकता है, होटल या रेस्टोरेंट कहीं भी जा सकता है, पानी पी सकता है, बैठ सकता है, उठ सकता है। उसको जाति के नाम पे नहीं रोका जाएगा कि नहीं आप इस जाति के हैं आपको पानी नहीं पीने दिया जाएगा, या इस जाति के आपको यहाँ बैठने नहीं दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। जाति के नाम पे कोई भेदभाव नहीं करेगा। दूसरे नंबर पे आता है धर्म। धर्म के नाम पे भी भेदभाव बहुत है, और ये जाति और धर्म ये दोनों मुद्दे लड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये हमारे बस में नहीं है। जब हम पैदा होते थे तो भोगने वाले थे तो हमको ये नहीं पता था कि हम किस जाति में जाएंगे या किस धर्म में जाएंगे। परंतु पैदा होने के बाद घर परिवार और समाज हमको जाति और धर्म के नाम पे उत्साहित करता है और हम भी उसमें घुल मिल जाते हैं। तो यहाँ जाति धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। फिर तीसरी चीज आती है लिंग। लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा कि महिला है तो उसको कार्य करने के लिए नहीं दिया जाएगा, या उसको सरकारी नौकरी, या कहीं भी उसके साथ भेदभाव, ऐसा कुछ नहीं है। सभी व्यक्ति समान है, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे किन्नर हो। सबको सरकारी नौकरी हुई चाहे कुछ भी हो गया, उसमें आपको अधिकार देना है। लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। फिर स्थान के नाम पे आप कोई भेदभाव नहीं रख सकते कि आप किसी और स्टेट के हैं या किसी और गांव के हैं, किसी अलग राज्य के हैं, जिले के हैं, तो ऐसे में आपसे कोई आपको भेदभाव नहीं करेगा। ये आर्टिकल 15 कहता है। क्या कहता है? जाति धर्म लिंग स्थान के नाम पे आपसे कोई भी व्यक्ति भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन में समानता। लोक मतलब होता है सरकारी, नियोजन मतलब होता है नौकरी। सरकारी नौकरी में प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार दिए जाएंगे, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी जाति का हो, उसको समान अवसर दिए जाएंगे। यहाँ थोड़ा सा आपको समझने वाली बात ये है कि संविधान हमको ना थोड़ा सा पक्षपात करने के लिए प्रेरित करता है, परंतु वो पॉजिटिव होना चाहिए। उससे किसी की अच्छाई व्यक्त या उस किसी के लिए वो अच्छा हो तो आप उसके लिए थोड़ा सा भेदभाव कर सकते हैं। लोक नियोजन में अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन में समानता है, प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार है, यानी सरकारी नौकरियों में समान है। परंतु यहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण दिया जाता है 33%, उनको अलग रिजर्व कर दिया गया।
SC ST OBC सबके लिए अलग अलग निर्धारण कर दिया गया है। लोक नियोजन में सभी व्यक्ति समान हैं, लेकिन आप भेदभाव थोड़ा कर सकते हैं पॉजिटिव थिंकिंग के आधार पर। क्या कर सकते हैं आप? भेदभाव कर सकते हैं, इसीलिए ST SC महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है। अब हम लोग पहुंचते हैं अनुच्छेद 17 पे। कहाँ पहुंचते हैं? अनुच्छेद 17 कहता अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। आज के समय में छुआछूत नहीं है, लेकिन आज से अगर आप 25-30 साल पहले जाएंगे तो वहां पे आपको छुआछूत मिलती थी। धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, ये छोटे जाति का बड़ी जाति पे छुआछूत बहुत ज्यादा था भारत में। तो उसका अंत हुआ और आर्टिकल 17 अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत करता है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि छुआछूत आप पॉजिटिव थिंकिंग यानी पॉजिटिव सोच के आधार पर उसको कर सकते हैं। अगर यहाँ किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसी बीमारी हो गई है जो किसी और दूसरे व्यक्ति को फैल सकती है, जैसे कोरोना था। कोरोना के समय में आप व्यक्ति से छुआछूत यानी दूरी बना सकते थे, क्योंकि वो पॉजिटिव था, वहाँ की सोच सही थी, आप अच्छे कार्य के लिए उनसे दूर हो रहे थे, इसलिए वहाँ अस्पृश्यता हो सकती है, छुआछूत हो सकता है। लेकिन बाकी मामलों में आपको अस्पृश्यता ने छुआछूत के लिए मना किया गया आर्टिकल 17 के तहत। आगे है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। किसका अंत? उपाधि। पहले के समय में क्या होता था कि सभी व्यक्तियों को कुछ न कुछ उपाधियां दे दी जाती थी। अंग्रेज जैसे नाइटहुड की उपाधि और बहुत सारी ऐसी उपाधियां देते थे। गांव में जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे व्यक्ति को भी उपाधि दे दी जाती है, प्रधान की, जो एक बार चुनाव लड़ा है परंतु जीता नहीं है, उसको भी गांव वाले क्या करते हैं? प्रधान, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत बड़े बोले होते हैं, उनको नेता कहते हैं। तो ये एक तरह से उपाधियां हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। तो यहाँ आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत कहता है कि आप ठाकुर साहब हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, तो ऐसे आप उपाधि नहीं रख सकते। लेकिन उपाधि आप नहीं रख सकते, ये आर्टिकल 18 कहता है। लेकिन दूसरी बात ये भी कहता है कि अगर आपको उपाधि रखनी है तो आप शिक्षा संबंधी रखिए। किससे संबंधित रखिए? शिक्षा। सेना संबंधी रख लीजिए। शिक्षा संबंधी में जैसे आपने अगर PhD कर लिया तो आप डॉक्टर की उपाधि रख लेंगे। आप और उसके बाद सुरक्षा भी आती है, आप आर्मी के हैं, मेजर हैं, जो भी हैं, आप उसकी उपाधि रख सकते हैं। और दूसरा, अगर आप सरकारी डिपार्टमेंट में या सरकार के तहत जो भी उपाधियां दी जाती हैं, जैसे आपको भारत रत्न दिए गए, पद्म भूषण, तो ये सब उपाधियां जो हैं ये अपने आप नाम के आगे लगा सकते हैं। ये 3 प्रकार की उपाधियां अपने नाम के आगे लगा सकते हैं, बाकी कोई उपाधि आप लगा नहीं सकते। तो आर्टिकल 18 के तहत उपाधियों का क्या हो गया? अंत। इसको थोड़ा सा एक बार फिर देख लेते हैं हम लोग। भाग संख्या 3 में मूल अधिकार दिया गया है। मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक चलता है। अनुच्छेद 12 में परिभाषा दी गई है, परंतु स्टेट को वहां कहा गया है कि आप जो भी कोई भी कार्य नियम कानून बनाएंगे उसमें आप मूल अधिकार के बारे में देखते हुए कि किसी व्यक्ति का उससे मूल अधिकार का हनन तो नहीं रहा, इस बात का ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 12 कहता है। आर्टिकल 13 कहता है अल्पीकरण। अगर आपके मूल अधिकार से किसी भी व्यक्ति का मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो वहां आपके मूल अधिकार पे रोक लगा दी जाएगी। आर्टिकल 14 कहता है कि विधि के समक्ष सभी व्यक्ति क्या हैं? समान है।
और दूसरी बात कहता है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति को संरक्षण या समानता दी जाएगी। उसके बाद आर्टिकल 15 कहता है कि जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के नाम पे आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 कहता है कि लोक नियोजन में समानता, अर्थात सरकारी नौकरी में सभी व्यक्तियों को समान अधिकार दिए गए हैं। परंतु यहाँ थोड़ा सा पॉजिटिव देखने को मिलता है कि आप जाति, धर्म और लिंग के आधार पर थोड़ा सा उसमें छूट दी जाती है। और उसके बाद हम लोग आते हैं अनुच्छेद 17 पे। अनुच्छेद 17 कहता है अप्रियता यानी छुआछूत का अंत। कोई भी व्यक्ति छुआछूत के नाम पे किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 18 कहता है कि उपाधियों का अंत। कोई भी व्यक्ति ऐसी उपाधि नहीं रखेगा जिसको वो समाज दे रहा है या बाकी चीजें। अगर आपको उपाधियां लेनी है तो आप शिक्षा, सुरक्षा और सरकार संबंधित उपाधियां अपने नाम के आगे लगा सकते हैं। जैसे आप बहुत अच्छी शिक्षा ले लेते हैं तो आप बीएड, एमएड, पीएचडी, डॉक्टर, ये सारी चीजें आप अपने नाम के आगे लगा सकते हैं। ठीक, बंद करें।